Before watching this video, subscribe our channel, press on bell icon to get more updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम डॉक्टर हमराज है और आज हम प्रोपोफ्लोल को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। फॉर एग्जांपल कार्डिक एनेस्थीसिया क्या होता है, न्यूरोसर्जिकल एनेस्थीसिया क्या होता है, उसके बाद मैक्स सिडेशन क्या होती है। उसके बाद हम जो कैटेगरीज बनाई जाती हैं एनेस्थीसिया के पेशेंट्स की कि ये फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, ये 4 5 3 6 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और उनके अंदर प्रोपोफ्लोल को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने बनाई है। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और इनको देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो जो उसमें सीवोफ्लूरेन है, इसके अंदर आइसोफ्लूरेन है, जिसमें कीटामीन है, जो कि मैंने पहले एनेस्थीसिया पे बनाई है, वो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। और एनेस्थीसिया के ऊपर और जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर काफ़ी अच्छी और डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, आप उनको भी पहले देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ड्रग का नाम प्रोपोफ्लोल और जो ड्रग का केमिकल नेम है वो है वो है 2,6 डाईआइसोप्रोपाइल फिनोल। ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया 6 कार्बन, ये हो गया फिनोल और ये हो गया 1 2 3, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल। इस तरह ये 2,6 डाईआइसोप्रोपाइल फिनोल बन गया। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट है C12H18O, मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H18O और मॉलिक्यूलर वेट है 178.27 ग्राम पर मोल। कैटेगरी जनरल एनेस्थेटिक। उसके बाद प्रोपोफ्लोल जो है वो एक इंट्रावीनियस एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि एनेस्थीसिया के इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए, जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और प्रोपोफ्लोल जो है वो अनकॉन्शियसनेस जो है वो काफ़ी रैपिडली इंड्यूस करता है। लेकिन प्रोपोफ्लोल के बारे में आपको ये बात 2-3 बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये एनाल्जेसिक, इसकी कोई एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके अंदर जब हम प्रोपोफ्लोल किसी पेशेंट को देते हैं तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू थियोपेंटोल और मैथोहेक्सिलेट के या ईटोमीडेट के कंपैरिजन के अंदर। ये बुनियादी तौर पर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के अंदर और मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिकुलेक्टस स्टेटस एपिलेप्टिस, यानी कि जब एपिलेप्सी होती है तो उसके अंदर एपिलेप्टिस के अंदर भी यूज़ किया जाता है और उसकी इंडक्शन और मेंटेनेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की और डोजेज फॉर्म की बात करें तो ये इंजेक्शन फॉर्म और इन्फ्यूजन फॉर्म के अंदर होता है और ये 10 mg पर ml और 20 ml का एम्प्यूल होता है और 20 mg पर ml और ये 20 mg के एम्प्यूल्स के अंदर नॉर्मली आता है। 10 mg पर ml और 20 mg पर ml। और इसकी अगर हम बात करें, ये दूध की तरह जैसे दूध होता है ना, ये बिल्कुल वैसे होता है और ये एक अमल्शन की फॉर्म के अंदर होता है प्रोपोफ्लोल। ये इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो भी मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में ड्रग दिखाई थी 2,6 डाईआइसोप्रोपाइल, जो मैंने आपको पहले इसको दिखाया वो प्रोफिनोल का, तो वो प्रोपोफ्लोल जो है वो एक एमल्शन की फॉर्म में होता है जिसमें एक्वासाइड वाइट एक्वस आइसोटोनिक एमल्शन होती है व्हीकल, उसके अंदर ग्लिसरॉल होता है, प्यूरिफाइड एग पेप्टाइड डाले जाते हैं, फॉस्फेट्स डाले जाते हैं और उसके बाद हाइड्रोक्सी सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, सोयाबीन ऑयल होता है, वाटर होता है। ये दूध की तरह का होता है प्रोपोफ्लोल। अगर हम इसकी फार्माकोलॉजी की बात करें तो सीडेटिव हिप्नोटिक है जो कि इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर यूज होता है। ये नॉर्मली जब इसको इंटरवीनियस इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है तो ये राउंड अबाउट 40 सेकेंड्स के अंदर अपना
इफेक्ट जो है वो ब्रेन के ऊपर शो कर देता है। और 40 सेकंड्स आफ्टर द इंजेक्शन जो होता है वो पेशेंट हिप्नोसिस में यानी स्लीप लाइक कंडीशन के अंदर चला जाता है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके अंदर ये एलियोस्टैटिक जो साइड होती हैं एंजाइम्स की, जो कि अदर देन एक्टिव साइड्स होती हैं, वहाँ पे जाकर बाइंड करता है और अपना इनहिबिटरी एक्शन शो करता है गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर। ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, लिपोफिलिक्स होता है, सेडेटिव, और ये जो CNS होता है उसकी डिप्रेशन कोज करता है। और ये अज्यूम किया जाता है कि ये एगोनिस्ट है गाबा ए रिसेप्टर्स का। अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी रैपिड है और अनकॉन्शियसनेस ये 15 to 30 सेकंड्स के अंदर इंड्यूस करवा देता है। और इसकी जो सी CNS के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्लाज्मा के अंदर, तो वो भी काफ़ी रैपिड है और डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रैपिड, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी रैपिड। और ये जो है 5 से 10 मिनट का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है प्रोपोफेरॉल का। अगर हम ये इसकी एब्जॉर्प्शन थी। और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड है, एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर भी, और इसकी ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर भी पूरी डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद इसकी जो CNS के अंदर इसका एक्शन है वो भी क्वाइट शॉर्ट होता है, और इसकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्रेन के अंदर और बाकी टिश्यूज़ के अंदर, और इसकी और इसकी वो भी काफ़ी फास्ट होती है, और इसकी जो हाई मेटाबॉलिक और क्लियरेंस होती है, और हाई इसकी लिपोफिलिसिटी भी होती है, और इसकी जो प्रोटीन बाउंडिंग एबिलिटी है वो 97 to 99% होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसका भी मेटाबॉलिज्म हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोनेटेशन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है, उसके अलावा कॉन्जुगेशन होती है, जिससे ये मुख्तलिफ प्रोसेस और मुख्तलिफ रिएक्शंस के बाद में मेटाबोलाइट के तौर पर निकलता है। ये जो हाइड्रोक्सी प्रोपोफेरॉल है ये इसकी 1/3 हिप्नोटिक एक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू प्रोपोफेरॉल, हाइड्रोक्सी प्रोपोफेरॉल की। इसकी एक्सक्रीशन की बात करें जाए तो किडनी से इसकी एक्सक्रीशन होती है, यूरिन और फीसिस के थ्रू भी होती है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है इनके ब्लड के अंदर इसकी अमाउंट जो है वो कितनी देर रहेगी, तो वो 40 मिनट्स होती है इनिशियल, लेकिन इसके बाद ये बाद में चेंज भी होती है, और ये 24 to 72 आवर्स हो जाती है आफ्टर 10 days ऑफ इन्फ्यूजन, यानी कि जब 10 दिन गुजर जाते हैं इन्फ्यूजन के, तो इसकी जो हाफ होती है स्पीड ऑफ या जिसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, तो वो 24 to 72 आवर्स तक आ जाती है। इसकी बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करें तो हेपेटिक कॉन्जुगेशन के थ्रू ये रूट ईयर लिमिटेड होता है हेपेटिक कॉन्जुगेशन के थ्रू, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 60 लीटर पर केजी इन अडल्ट्स, और क्लियरेंस जो है वो 23 to 50 ml पर केजी पर मिनट, और या 1.6 to 3.4 लीटर पर मिनट इन 70 केजी अडल्ट। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की अगर हम इसकी बात करें तो जब इसको पहली बार बॉडी के अंदर जो है ऐड किया जाता है, जब इसको हम पहली बार बॉडी के अंदर इंट्रावीनस के थ्रू इंसर्ट करते हैं इसको, तो इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होती है 1.8 to 9.5 मिनट्स तक, और उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी हाफ लाइफ होती है 21 मिनट्स टू 70 मिनट्स तक, और जब इसकी एलिमिनेशन फेज आ रही होती है जो उसके बाद में होता है, तो तब इसकी हाफ लाइफ 1.5 आवर टू 31 आवर्स तक होती है। इंडिकेशन की बात करें तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक है जो कि इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। जैसे इससे पहले मैंने जो है थे एनेस्थेटिक उनके बारे में बताया, सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन के, वो भी तकरीबन इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर हम बात की जाए किन कंडीशंस के अंदर स्पेसिफिकली किया जाता है, जो वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट्स लगे होते हैं इंटेंसिव केयर के यूनिट के अंदर, ICU के अंदर, तो उनको सिडेशन के लिए भी दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट का कार्डिक एनेस्थीसिया है, कार्डिक एनेस्थीसिया कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसकी हार्ट सर्जरी की जा रही है या हार्ट से रिलेटेड उसका कोई इशू है, तो उस केस के अंदर भी उसको दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई न्यूरोलॉजिकल एनेस्थीसिया के तौर पे भी दिया जाए, न्यूरोलॉजिकल एनेस्थीसिया होता है कि अगर कोई पेशेंट है और उसका दिमाग ऑपरेशन हो रहा है, तो तब भी हम इसको एज एन एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं।
सर्विस लेवल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये प्राइमरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटल्स के अंदर दिया जाता है। और ये शेड्यूल्ड ड्रग है, इसका मतलब है कि ये फार्मेसी पर बिकेगी। ये जो फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके ऊपर नहीं बिक सकती। और अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर कोई पेशेंट है जिसकी डोजेज की बात करें, अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज 55 ईयर से ज़्यादा है और वो अ, ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के मुताबिक फर्स्ट या सेकंड टाइप ऑफ पेशेंट में आता है, तो इसको 40 मिलीग्राम आईवी आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स हम देंगे इसे, एनेस्थीसिया देंगे, यानी कि हम 40 मिलीग्राम देंगे हर 10 सेकंड के अंदर, जब तक एनेस्थीसिया का असर शुरू नहीं हो जाता। और 2 से लेकर 2.5 मिलीग्राम पर केजी हम इसकी डोज देंगे एनेस्थीसिया की। तो अगर और ये तब देंगे जब जब हम किसी भी किस्म की कोई प्री मेडिकेशन में हमने ओरल बेंजोडाइजेपीन नहीं दी होगी या कोई इंट्रामस्कुलर ओपियाइड हमने इंजेक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई 55 ईयर से कम है और वो कमज़ोर है या वो 3 और 4 कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो हम 20 माइक्रोग्राम आईवी देंगे हर 10 सेकंड्स के अंदर और ऑन सेट ऑफ एक्शन अंटिल इसके ऑन सेट तक, यानी कि हम 20 एम जी देंगे और एवरी 10 सेकंड देंगे। और हम ऑन सेट जब तक ऑन सेट ऑफ एनेस्थीसिया नहीं हो जाता। और ये 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बॉडी के अंदर हम बॉडी मैट के हिसाब से देंगे। और हम इसको रैपिड बोलस के थ्रू नहीं देंगे, यानी कि रैपिड फटाफट हम इसको बोलस के थ्रू नहीं देंगे। और इसका अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑक्सीजन जो है वो सेचुरेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो जो 55 ईयर से अबव के लोग हैं और वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर आते हैं, तो उसको हम 0.1 to 0.2 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से आईवी एडमिनिस्टर करेंगे। और इसकी एडमिनिस्टर जो है वो वेरिएबल रेट्स के ऊपर इन्फ्यूजन के थ्रू की जा सकती है, जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड 60% और 70%, 60 to 70% हो सकती है। और ऑक्सीजन भी एनेस्थीसिया के पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती है अकाउंटिंगली। और मेंटेनेंस जो है इन्फ्यूजन की, वो उसको सब कुछ कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन के थ्रू ही मेंटेन किया जाएगा इंडक्शन फेज के अंदर। और अगर हम इसकी इमीडिएट बोलस की बात करें, यानी कि अगर हम इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं और इमीडिएटली इंटरमीडिएट बोलस के थ्रू देते हैं, इंटरमीडिएट बोलस कहते हैं कि वक्फे वक्फे के बाद, तो इसकी जो इंक्रीमेंट है वो 25 to 50%, 25 to 50 मिलीग्राम होगी, यानी कि ये 2.5 to 5 ml, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 10 mg पर ml होता है, तो उस हिसाब से ये जो होगा एडमिनिस्टर करेंगे। और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ इन एडल्ट्स अंडरगोइंग जनरल एनेस्थीसिया। और ये इंक्रीमेंटल बोलसेस जो उनसे हैं, ये हम उस हिसाब से ही चेंज करेंगे जिस हिसाब से पेशेंट की जो सर्जिकल स्टिमुलेशन है, ये जो लाइट एनेस्थीसिया है, या उसके जो वाइटल साइंस हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है और उसके कंपैरिजन के साथ हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। और अगर कोई पेशेंट 55 ईयर से कम है और ये कमज़ोर है या वो 3 और 4 कैटेगरी के अंदर आता है जो पेशेंट्स की होती है फिजिकल स्टेटस के लिहाज से, तो हम 0.05 to 0.1 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से उसको एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम बात करते हैं मैक्स सिडेशन की या मोनिटर एनेस्थीसिया केयर की। तो ये जो मैक्स सिडेशन होती है, ये इस टाइप का एनेस्थीसिया होता है कि जिसके अंदर पेशेंट जो है वो अवेयर होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो सी है वो बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में होती है। अगर हम इसकी इनिशिएशन की बात करेंगे ये कैसे शुरू होगा, तो ये 0.1 to 0.15 mg पर केजी पर मिनट आईवी के 3 to 5 मिनट्स, और उसके बाद हम इसको
क्लिनिकली इसको डिजायर्ड इफेक्ट के लिए इसको टाइट्रेट भी कर सकते हैं और मॉनिटर इसका हम पेशेंट के रेस्पिरेटरी फंक्शन को मॉनिटर करेंगे और साथ में एडमिनिस्टर करेंगे और और साथ में ही हम इसको स्लो इन्फ्यूजन देंगे या स्लो इंजेक्शन के थ्रू देंगे वाइल मॉनिटरिंग द कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पेशेंट को जब ये देंगे तो ये 0.1 टू 0.15 एम जी पर के जी पर मिनट के हिसाब से देंगे और ये 3 to 5 मिनट के पीरियड के अंदर हम देंगे। लेकिन हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन को देखते हुए, उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को देखते हुए, उसके जो से बाकी बॉडी के साइन एंड सिम्टम्स वाइटल हैं। और अगर हम इसके स्लो इंजेक्शन की बात करें तो ये 0.5 mg पर kg एडमिनिस्टर हो सकता है ओवर 2 to 5 मिनट एंड उसको क्लिनिकली टाइट्रेट भी किया जाता है रिस्पॉन्स के हिसाब से कि बॉडी के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एल्डरी पेशेंट के अंदर अगर हम बूढ़े लोगों के अंदर बात करें तो जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर रैपिड जो एनेस्थीसिया होता है, बोलस जो होता है उससे अवॉइड किया जाता है और उनको भी एडमिनिस्टर किया जाता है 3 to 5 मिनट के टाइम पीरियड में। और इसकी जो सी डोज है वो नॉर्मली 80% रिड्यूस डोज टू बी अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द यूजुअल अडल्ट डोज। इनकी सी जो सी डोज है वो 80% तक कम की जा सकती है जो रेगुलर अडल्ट डोज है उसकी कंपैरिजन के अंदर। अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो वेरिएबल रेट ऑफ इन्फ्यूजन मेथड्स प्रेफर्ड ओवर इंटरमीडिएट बोलस डोज मेथड, यानी कि जो वेरिएबल रेट ऑफ इन्फ्यूजन मेथड है उसको हम प्रेफर करेंगे इंटरमीडिएट बोलस डोज मेथड के ऊपर। रैपिड यानी कि आपको मुख्तलिफ वेरिएबल रेट्स के ऊपर आप पेशेंट कन्फ्यूजन दें, इस मेथड को हम प्रेफर करेंगे जबकि हम थोड़े थोड़े अरसे के बाद उसको बोलस की फॉर्म के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करें। वेरिएबल रेट इन्फ्यूजन मेथड के अंदर हम 0.025 टू 0.075 एम जी पर के जी पर मिनट के हिसाब से आईवी डोज देंगे और ये हर 20 to 15 मिनट्स के लिए होगी और ये सिडेशन को मेंटेन रखेगी, इससे वो पेशेंट जो है वो बेहोश रहेगा। और सब्सिक्वेंटली हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे और डिक्रीज करेंगे ओवर 25 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से और एडजस्ट करेंगे इसका क्लिनिकल रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। और हम अलाउ करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ पीक and from the titrate upon fact to titrate to the clinical response। और हम इसको 2 मिनट तक ऑनसेट ऑफ जो है इसका उसको देखेंगे और उसके बाद हम इसको टाइट्रेट करेंगे कि हमने इसको सेडेशन जो सी है पेशेंट की इसको हमने कम करना है या ज़्यादा करना है, उसकी जो सी डिफरेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसका रेट क्या है, हम उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं उसके वाइटल साइंस वगैरह को देख के। अब हम अगर हम इंटरमीडिएट बोलस मेथड की बात करें तो हम एडमिनिस्टर करेंगे 20 to 25 mg और इंक्रीमेंट एंड टाइट्रेट टू द डिजायर्ड क्लिनिकल लेवल ऑफ सेडेशन, यानी कि हम उसको फिर ये 20 mg और 10 to 20 mg जो हैं उसको इंक्रीमेंट करेंगे रैपिडली बार और उसको फिर हम देखेंगे कि उसका सेडेशन का लेवल हमें डिजायर्ड सेडेशन लेवल अचीव हुआ है या नहीं। और उसके बाद अगर हम एल्डरी पेशेंट्स की बात करें तो 0.02 टू 0.06 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से हम आईवी डोज देंगे और हम इसको रैपिड बोलस नहीं देंगे और हम इसकी जो सी डोज है वो 80% कम कर देंगे अडल्ट डोज की निस्बत और हम उसकी कंडीशंस और रिस्पॉन्स को भी चेक करेंगे। और पोस्ट ऑपरेटिव जो नोजिया या वोमिटिंग होती है उसके अंदर हम इसको 20 mg आईवी के थ्रू देंगे और हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अगर हम आईसीयू के पेशेंट्स की बात करें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कार्डिक एनेस्थीसिया के अंदर और उसके अलावा न्यूरोसर्जिकल एनेस्थीसिया के अंदर और उसके अलावा आईसीयू के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो इसकी इनिशिएशन डोज होगी 0.05 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट और फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स और ये सिर्फ 5 मिनट्स के टाइम के लिए देंगे और उसके बाद हम इसको क्लिनिकल डिजायर को टाइट्रेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो हम इसको 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ओवर 5 to 10 मिनट्स के इंटरवल के ऊपर हम इसको जो सा सेट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आता है और हम
ये भी देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद इसकी जो पीक इफेक्ट है वो क्या होगा, और हमारे बॉडी के अंदर जो इसके वाइटल्स हैं, बॉडी के वाइटल्स, उसके ऊपर इसका क्या होगा। अच्छा, जो मेडिकल आईसीयू पेशेंट्स हैं और या पेशेंट्स हैं जो जनरल एनेस्थीसिया के और डीप सिडेशन के इफेक्ट से निकल आए हैं, तो उनको रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, और मोर मे बी रिक्वायर्ड इफ अचीव एडिक्वेट सिडेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड है, और मेंटेनेंस के लिए 0.05 टू 0.05 mg पर केजी पर मिनट आईवी इसको इंडिविजुअलाइज करेंगे और टाइट्रेट करेंगे इसके क्लिनिकल रिस्पॉन्स के मुताबिक। और हम 0.05 mg 0.005 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से इंक्रीमेंट देंगे, और इसको इंक्रीज करेंगे हर 5 मिनट के बाद। और अगर हम इसकी डिसकंटिन्यूशन की बात करें तो अवॉइड डिसकंटिन्यूशन प्रायर टू वेनिंग और for daily level evaluation of sedation level may result in rapid awakening with social associate anxiety, agitation and resistance to the mechanical ventilation। इसकी जो सी है डिसकंटिन्यूशन की हमें फटाफट नहीं करनी चाहिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी फटाफट डिसकंटिन्यूशन कर देते हैं तो पेशेंट को एंजाइटी, एजिटेशन और इवन मैकेनिकल जो वेंटिलेशन है उसके अंदर भी प्रॉब्लम और मसाइल, और उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर ये मसाइल आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो मैं क्लासेस के बारे में बात कर रहा था, ये टर्म्स जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थियोलॉजिस्ट है, ये उसने बताई फिजिकल स्टेट के मुताबिक बनाई है। तो फिजिकल स्टेटस की क्लासिफिकेशन जो है वो बताते हैं। जो फर्स्ट क्लास है वो हेल्दी पर्सनस के, जो सेकंड क्लास है वो जिनको माइल्ड सिस्टमेटिक डिजीजेज हो, जो थर्ड क्लास है वो पेशेंट्स होते हैं जिनको सीवियर सिस्टमेटिक डिजीजेज हो, और जो फोर्थ क्लास है वो पेशेंट्स होते हैं जिनको सीवियर सिस्टमेटिक डिजीजेज हो और उनकी लाइफ को जो है वो थ्रेट भी हो, कॉन्स्टेंट थ्रेट टू लाइफ हो। और जो 5 क्लास है वो उन पेशेंट्स की होती हैं जिनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उनका यही ख्याल होता है कि अगर ये ऑपरेशन ना हो या अगर ना किया जाए तो वो मार सकते हैं। और जो लास्ट क्लास है वो उन लोगों के होते हैं जिनका ब्रेन या बॉडी जो है वो डेड हो चुकी होती है, और वो अपना और उनका ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बिफोर यूज प्रोपोफोल शुड बी शेकन वेल, इसको अच्छी तरह से शेक कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है इट मे बी एडमिनिस्टर्ड अनडिल्यूटेड बाय IV इंजेक्शन और इन्फ्यूजन और undiluted with 5% dextrose to not less than 2 mg per kg। तो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें इसको डाइल्यूट करना चाहिए डेक्सट्रोज के साथ, और ये 2 mg पर ml के हिसाब से, लेस इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो है अगर हम पेन की बात करें तो ये पेन को अगर हम इसको देखें तो इसके पेन भी इन सम केसेस के अंदर हो सकती है अगर हम इसको इन्फ्यूज करें। तो ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर इसको लिग्नोकेन जो 1% सोल्यूशन होता है उसको लगा के क्यूबाइटल फोसा के अंदर, तो फिर वहाँ पे एडमिनिस्टर करना चाहिए इसको, अगर हम इसको इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बात करें तो डू नॉट यूज फिल्टर विद 5 माइक्रोन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने फिल्टर जो है वो 5 माइक्रोन वाले यूज नहीं करने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। और इसके बाद ये सोयाबीन फैट एमल्शन यूज एज व्हीकल फॉर प्रोपोफेरॉल, ये तो खैर पहले डिस्कस हो चुका था। उसके बाद ये जो इसकी टेक्निक्स हैं जिसको हमने इसको यूज़ करना है, तो वो एसेप्टिक टेक्निक्स होनी चाहिए और प्रिजर्वेटिव एडिड होने चाहिए इसकी जो होता है प्रोपोफेरॉल, ताकि ये खराब ना हो। उसके बाद डू नॉट, हमने इसको उसी कैथीटर के थ्रू, IV कैथीटर के थ्रू इसको एडमिनिस्टर नहीं करना जिसमें ब्लड या प्लाज्मा हो। और जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्रिटिकल केयर ऑफ मेडिसिन है उसने ये रिकमेंड किया कि सेंट्रल वेन को ही यूज़ करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इन ICU सेटिंग्स, किसी और वेन को यूज़ नहीं करना चाहिए।
उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हमें ऐसा डिल्यूशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी अगर ये 10 mg पर ml के हिसाब से हो, लेकिन हम फिर भी डिल्यूट कर सकते हैं 5% डेक्सट्रोज वाटर के अंदर 2 mg पर kg 2 mg पर ml के हिसाब से, अगर हमें इसकी रिक्वायर्ड टाइट्रेशन चाहिए और उसकी हमें ज़रूरत हो तो। कंपैटिबिलिटीज तो ये डेक्सट्रोज 5% के साथ कंपैटिबल है, और ये डेक्सट्रोज 5% लैक्टेट के साथ कंपैटिबल है, और ये डेक्सट्रोज 5% विद हाफ 0.245 नॉर्मल सलाइन के साथ कंपैटिबल है, और ये डेक्सट्रोज 5% विद 0.225 नॉर्मल सलाइन के साथ कंपैटिबल है, और ये रिंगोलैक्टेट के साथ कंपैटिबल है। अगर हम इसकी ड्रग टू ड्रग इनकम्पैटिबिलिटीज की बात करें तो अमीकाजीन, एम्फोटेरिसिन बी, एटक्रोनम, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डायazepam, डाइजॉक्सिन, मिथाइल प्रेडिसिलोन, सोडियम सुक्सिनेट, मेटोक्लोप्रामाइड, इन सब ड्रग्स के साथ ये इनकम्पैटिबल है। इसकी बायसाइड इनकम्पैटिबिलिटी है। और हम इसको इनमें से किसी भी ड्रग के साथ हमें इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसकी कंपैटिबिलिटीज की बात करें तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये 5% एक्स्ट्रा कंडक्टेड नॉर्मल स्लाइन के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर वो मिक्स होता है, तो उसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। सिरिंज के अंदर ओंडेस्टिरोन और थियोपेंटोल, और वाई साइड के साथ एक्लोवीर के साथ कंपैटिबिलिटी है। डोपामीन, ड्यूबाटामीन, एपिनेफ्रीन, फिनिटाइल, फ्रूसामाइड, लिग्नोकेन वगैरह के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। नाइट्रोग्लिसरीन, केसीएल वगैरह के साथ। स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना चाहिए, लेकिन हमें इसे फ्रीजिंग से बचाना है। काउंटर इंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी, एग एलर्जी, सोयाबीन एलर्जी, पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, एपिलेप्सी, सीजर्स, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोटेंशन, सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन डिलीवरीज जब सिजेरियन करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो हमें इसको ऐसे व्हीकल के अंदर इसको इमल्शन को रखना चाहिए जिसमें रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो सके, और ब्लड प्रोडक्ट्स के कैथीटर, आईवी कैथीटर से अवॉइड करना चाहिए। इसकी कोई प्रोपोफेरॉल की, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं है। पेन मैनेजमेंट के लिए हमें दूसरे एनाल्जेसिक एजेंट्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद अगर हम इसको बोलस में नहीं दे सकते क्लास 3 और क्लास 4 के पेशेंट्स को, क्योंकि इससे उनके कार्डियो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स जैसे हाइपोटेंशन वगैरह के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी LD50 है 53 mg पर kg और इन माइस, और 42 mg पर kg इन रैट्स, और ओरल LD50 है सोयाबीन ऑयल की 1230 mg पर kg इन माइस एंड 600 mg पर kg इन रैट्स। टॉक्सिसिटी साइंस है ओवरडोज is likely to cause कार्डियोरेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर हम किसी भी ड्रग की इसकी ओवरडोज हो जाती है तो ये कार्डियोरेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकता है। और एंटीडोट के तौर पे आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के थ्रू इसकी जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है उसको ओवरकम करना होगा। बी कैटेगरी है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अन्य तरह के अवॉइड किया जाए। और लैक्टेशन के अंदर एक्सक्रीट होता है, और इसका हमें नर्सिंग इन्फीनिट के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमें इसका इफेक्ट तो नहीं पता, इसलिए अवॉइड करना ही बेहतर है। इंट्रैक्शंस जो है इसके 323 ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन है, 8 मेजर इंट्रैक्शन है, 308 मॉडरेट इंट्रैक्शन है, 7 माइनर इंट्रैक्शन है। और इन ड्रग्स के साथ जिसमें पैरासीटामोल है, मॉर्फिन है, और फेनिटाइलिन है, ये इनके साथ मेजर इंट्रैक्शन, इनके साथ इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन। उसके बाद अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन है, इंजेक्शन साइट बर्निंग है, जहाँ पे हम इंजेक्शन करते हैं वहाँ पे जलन महसूस होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ब्रांड नेम की बात करें तो डायप्रीवान ICI का इंजेक्शन 1% आता है, और ये 20 ml के एम्प्यूल में होता है। फ्रीसोफोल इन्फ्यूजन है वो 1% और ये 20 ml के एम्प्यूल में होता है। और प्रोपोफोल लिपुरो
बी पूरो, ये बी ब्रोनोन के इन्फ्यूजन के अंदर ये 1% होता है और ये 20 ml KMPU में होता है। ये इस वीडियो के तमाम रेफरेंसेस हैं, मैंने ये सब डाटा मेडस्केप जो drugs.com है और जो पबकेम है, ड्रग बैंक है और FDA की वेबसाइट से कलेक्ट किया है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। If you like our content, press like button and turn on notification to get more updates.